नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आपका डेली न्यूज एनालिसिस और करंट अफेयर सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज 23 अगस्त है। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस था, ईडब्ल्यूपी और अन्य इकोनॉमिक एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन सभी के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द हिंदू न्यूज़पेपर से। द हिंदू न्यूज़पेपर का पहला आर्टिकल ये है, पैनल बिगिंस टॉक्स ऑन द एमएसपी नेचुरल फार्मिंग्स। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इस पर पैनल ने बात करनी शुरू कर दी है। उस पर ये आर्टिकल है, इस पर हम डिस्कस करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसके लीडर हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने अपना जो अनुयायी है या अपना जो डेलीगेशन है, अपना नॉमिनी है, उसको नहीं भेजा है, उसको ना भेजने का फैसला लिया है। और ये जो कमेटी बिठाई गई है, इसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी। इन्होंने बेसिक जो इनका डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है कि नेचुरल फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दिया जा सके और जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको कैसे चेंज किया जा सके। जो हमारी पुराने समय से जो तकनीकियाँ चली आ रही हैं खेती को करने की, उसको कैसे चेंज किया जा सके, इस पे बात करेंगे। और नए नए विज्ञान केंद्र खोलने की बात करी गई है। न्यू विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कृषि के क्षेत्र में, और जिसमें क्या होगा, फार्मर्स की स्किल डेवलपमेंट की बात करी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट की बात करी जाएगी। और यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस में भी अब फार्मर्स स्किल डेवलपमेंट की बात करी जाएगी। और स्ट्रेटजी सजेस्ट करी गई है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारा पुराना क्रॉप पैटर्न है इसको कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है क्रॉप में। अब कहीं पर उसी टाइम पे कुछ और पैदा हो रहा होता है तो कहीं पे कुछ और पैदा हो रहा होता है। तो इसको लेकर भी बातें करी गई हैं, और इसकी जो जानकारी है वो मिनिस्ट्री ने ट्विटर के माध्यम से पब्लिक को दी है। और साथ ही साथ अगर हम लीडर हैं फार्मर्स के, राकेश टिकैत जी, जो कि बहुत फेमस लीडर हैं किसान संयुक्त किसान मोर्चा के, इनका कहना है कि मैंने इसलिए अपना लीडर और नॉमिनी उसमें नहीं भेजा क्योंकि ये जो कमेटी है ये एमएसपी को लाने के लिए नहीं, एमएसपी को बंद करने के लिए लाई गई है, एमएसपी को विफल करने के लिए लाई गई है। इनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट अ कमिटी टू लीगलाइज द एमएसपी। ये कोई कमेटी, ऐसी कमेटी नहीं है जो एमएसपी को लीगलाइज करने की बात करेगी। इट इज़ अ कमिटी टू थॉट द एमएसपी, ये एमएसपी को विफल करने की बात करेगी, ऐसा बोला गया है लीडर राकेश टिकैत जी के द्वारा, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हैं। अगला जो आर्टिकल है वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर से ही है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमित शाह जी अभी रायपुर में थे। उन्होंने एक स्पीच दी, उसमें उन्होंने बोला कि हिंदी की वजह से हमारा जो टैलेंट है वो काफ़ी हद तक दब जाता है, क्योंकि हिंदी को उतना प्रमोट नहीं किया गया, इंग्लिश उसको दबा कर रख देती है। तो उस पर उन्होंने बात करी है, डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड बोला है इंडियाज ऑब्सेशन विद इंग्लिश इज लिमिटिंग डेवलपमेंट। अमित शाह जी का कहना है, जो कि हमारी यूनियन होम मिनिस्टर हैं। तो अमित शाह जी ने बोला है जो ऑब्सेशन है एक इंग्लिश को लेकर, अंग्रेजी भाषा को लेकर, इसके चलते क्या हो रहा है, हमारा जो टैलेंट है उसको लिमिट कर दिया गया है, जिसके चलते डेवलपमेंट भी लिमिट होता जा रहा है। और इसमें कोई नो अपोजिशन टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम एनी क्वार्टर। किसी भी क्वार्टर में जो क्वार्टर वाइज डिबेट्स होती हैं तो अपोजिशन नहीं किया गया है, किसी ने अपोज नहीं किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है। तो ये उसके तहत वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, या फिर हिंदी को भी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं कि सब कुछ इंग्लिश में ही नहीं होना चाहिए। इनका मानना है कि जो यूनियन मिनिस्टर ने बोला कि इंडियाज फैसिनेशन विद इंग्लिश लैंग्वेज हैड प्रिवेंटेड 95% ऑफ द कंट्रीज टैलेंट फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स प्रोग्रेस। जो इंडिया का 95% तक का है, 95% जो हमारे यहाँ का टैलेंट है उसको एक तरीके से रोक दिया गया है इंग्लिश के फैसिनेशन की वजह से, इंग्लिश को बढ़ावा देने की वजह से। ही वॉज स्पीकिंग एट अ प्रोग्राम इन भोपाल में थे, भोपाल ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020, उसके तहत ये भोपाल में बोल रहे थे। वहाँ पे इन्होंने बोला, और इन्होंने ये भी बोला कि इसमें क्या किसी की गलती है कि इसको बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं मिल पाया, और इसके चक्कर में हम केवल 5% यूथ को ही प्रमोट कर रहे हैं, जो कि कंट्री
कंट्री के डेवलपमेंट में साथ दे रहा है। 95% जो चिल्ड्रन हैं उनका जो टैलेंट है वो एक तरीके से दबा रह जा रहा है। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसके आने के बाद नीट और जेई जो हैं, नीट की जो परीक्षा है या जेई की जो परीक्षा है, नीट की जेई की और नीट की जो परीक्षाएं हैं ये अब 12 और भारतीय लैंग्वेजों में इंग्लिश के साथ साथ कंडक्ट होने लगी हैं। और कई सारे जो कॉमन एंट्रेंस होता है क्यूसेट जिसको बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ये 13 लैंग्वेज में कंडक्ट हो रहा है। और 20 कॉलेजेस इन 10 स्टेट्स वर रेडी टू करिकुलम फॉर इंजीनियरिंग। जो 20 कॉलेज हैं 10 राज्यों के, वो बीटेक तक का जो करिकुलम है, अपना सिलेबस है, उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में लाने की बात कर रहे हैं, स्पेशली हिंदी में, कन्नड़ में, बांग्ला में और गुजराती में। तो अमित शाह कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत हम जो वर्नाकुलर लैंग्वेज हैं वो उनको बढ़ावा देंगे और एजुकेशन में चीज़ें आएंगी। और जिससे क्या होगा, जो सिर्फ 5% हमारा यूथ निकल कर आ रहा है बाहर, टैलेंट जो निकल कर आ रहा है बाहर, जो कि डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, वो 100% हो जाएगा। क्योंकि अमित शाह जी का मानना है 95% जो हमारी कंट्री का टैलेंट है वो सिर्फ इसलिए दब जाता है, सिर्फ इसलिए उसको वरीयता नहीं मिल पाती क्योंकि वो हिंदी भाषी है या अपना वर्नाकुलर लैंग्वेज में है। और जबकि रियलिटी ये है कि 95% जो लोग हैं वो अपनी स्कूलिंग जो है अपनी या तो मातृभाषा में करते हैं, हिंदी में करते हैं, और अपनी मातृभाषा में करते हैं। जहां मातृभाषा हिंदी है, जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स हो गए, वहां पे हिंदी में किया जाता है। बाकी जो जैसे गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, ये अपनी मातृभाषा में स्कूलिंग करते हैं 95% बच्चे। तो वो बेचारे कहीं ना कहीं रह जाते हैं, उनको कहीं कहीं डिप्राइव रह जाते हैं इस चीज़ से। तो अमित शाह जी ने ये बात बोली है। और इन्होंने साथ में ये भी बोला है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया सोल एंड डिक्लेरेशन ऑफ भारतीयता। जो भारतीयता है उस ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका जो आत्मिक जुड़ाव है वो सीधे सीधे भारतीयता से है। इससे भारतीयता को बढ़ावा मिलेगा और विश्व स्तर पर एक तरीके से हम भारतीयता को पहुंचा सकेंगे। तो ये था आर्टिकल। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो टोमेटो फ्लू से रिलेटेड है। टोमेटो फ्लू अभी इंडिया में आ गया है। लैंसेट की स्टडी ने बोला है कि टोमेटो फ्लू स्प्रेड हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है इंडिया में, स्पेशली बच्चों में डिटेक्ट किया जा रहा है। और ये जो है हमारे कोस्टल एरिया जो है उनमें देखने को मिला है। बेसिकली जो तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर उड़ीसा, केरला, इन स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिला है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो बेसिकली इसके वही सिम्टम्स होते हैं जो कि चिकनगुनिया के सिम्टम्स होते हैं। इसमें हाई फीवर रहता है, रैशेस बनते हैं, इंटेंस पेन होता है, जॉइंट पेन होता है। और आगे चलकर अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद नौजिया होने लगता है। नौजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, उल्टी करने का मन करता है, उल्टी होती है, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में, ऐके आ जाता होता है पूरी बॉडी में। और इन्फ्लुएंजा के जैसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ वैसे सिम्टम्स होते हैं। और अगर इसकी हम फैलने की बात करें तो एक वायरस होता है कॉक्साकी वायरस। कॉक्साकी वायरस जो है ये एंटेरो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। और इसकी वजह से ये टोमेटो जो उसे क्या बोलते हैं, टोमेटो वायरस आया है, ये देखने को मिल रहा है। सॉरी, टोमेटो फ्लू जो आया है वो देखने को मिल रहा है इंडिया में। तो इसके लिए आप सब लोग जागरूक रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए, साफ़ सुथरे रहिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, कंटेमिनेशन से बचिए। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। कॉक्साकी वायरस है, एंटेरो वायरस फैमिली से है, टोमेटो फ्लू इसका नाम है। कोस्टल एरिया में सबसे पहले फैला है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वहाँ पे इसके केसेस मिले हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन चिल्ड्रन में है। इसके सिम्टम्स वही हैं जो चिकनगुनिया के सिम्टम्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है इस इतने कम समय में इतनी आसानी से आर्टिकल को डिफाइन नहीं किया जा सकता। हो सकता है कोई कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगला जो आर्टिकल है ये फैक्टरिंग इन द रिस्क की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट किया गया है माउंटेन्स पे, इससे क्या हुआ, इकोलॉजिकल बैलेंस को हम कहीं ना कहीं अपसेट करते जा रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ, एक्चुअली मानसून रेनफॉल जो है इंडिया में 8% इंडिया 8% मोर देन व्हाट इज़ यूजुअल फॉर द टाइम ऑफ द ईयर्स, वाइल दिस माइट डन व्हेन एग्रीकल्चर इन सम रीजन्स। जो मानसून है वो मैक्सिमम जो हमारा मानसून है इंडिया का वो तब होता है जबकि मतलब 75% ऑलमोस्ट 75% ऑफ मानसून 4 महीनों में हो जाता है, ठीक है।
और इसकी वजह से क्या होता है कि जो कुछ एरियो में तो एग्रीकल्चर में बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन कुछ एरिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर के साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस भी एक तरीके से बेकार हो जाता है। 75% जो है हमारा नॉर्थ इंडिया का मानसून, इवन पूरे इंडिया का मानसून, ये 4 महीनों में हो जाता है। तो इसके चलते हमें उसे क्या बोलते हैं, जो ऐसे एरिया है, हिली स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गया, यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा डेवलपमेंट से पहले। जो हम डेवलप कर रहे हैं हिली स्टेट्स को, उस पर हमें अभी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बैलेंस बना रहे इकोलॉजी के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में। हिमाचल प्रदेश में अभी जो आपदा आई, उसके चलते 21 लोग मर गए, 12 लोग इंजर्ड हो गए। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, इस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, हमारा जो मॉनसून डिपार्टमेंट है, हमारा वेदर डिपार्टमेंट है, जो कि वेदर इंफॉर्मेशन बताता है, वो भी बहुत कम टाइम एक्यूरेट हो पाता है। उस पर भी हमें R&D करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो है बैलेंस बना रहे। अगर अलर्ट करना है सपोज़ किसी एरिया को मानसून के लिए, तो वहाँ पे हम अच्छे से अलर्ट कर सकें। अभी भी हम अलर्ट करते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। मंडी, कांगड़ा, कामपाकर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल के, बर्बाद हो गए हैं एक तरीके से लैंडस्लाइड्स वगैरह में। तो ये ऐसा ही था, मतलब ज़्यादा इस पर ज़्यादा डीप वाला आर्टिकल नहीं था, ऊपर ऊपर से जानने लायक था। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है नॉट सेंटर ऑफ लर्निंग येट। जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो अभी भी लर्निंग के सेंटर नहीं बन पाए हैं, जबकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, 75 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को। और ये जो आंगनवाड़ी सिस्टम है, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का एक बहुत ही मुख्य पार्ट है। उसके बावजूद अभी भी ये सेंटर ऑफ लर्निंग नहीं बन पाए हैं। द आंगनवाड़ी स्कीम डिज़ाइंड टू सपोर्ट चिल्ड्रन अंडर 6 इज़ येट टू फुलफिल इट्स पोटेंशियल। अभी भी जो कि 6 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनके जो डेवलपमेंट की बात करी जाती है आंगनवाड़ी स्कीम में, वो अभी भी फुलफिल नहीं हो पाई है, अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं हो पाए हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो सर्व करती है ऑलमोस्ट 30 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ द इंडिया इन द एज ग्रुप बिटवीन 3 to 6 ईयर्स। और उसके लिए जो सेंटर्स हैं 1.3 मिलियन सेंटर्स हैं हमारी पूरी कंट्री में, जो कि 30 मिलियन चिल्ड्रन को सर्व करने के लिए ओपन किए गए हैं आंगनवाड़ी स्कीम के तहत। और ये जो ICDS स्कीम है, इसने जो आंगनवाड़ी सेंटर डिज़ाइन करे थे, उनका मेन मकसद था जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको सपोर्ट करना, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में और एजुकेशन में। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 25 सालों से जो 70% है इस देश का, 70% चिल्ड्रन जो हैं वो जो एनरोल हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में, उनका 70% जो है बहुत लो अटेंडेंस डेटा रहता है। और जो कि पेरेंट्स हैं वो भी एक तरीके से जो लर्निंग सेंटर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं, इनको एज अ लर्निंग सेंटर मानते ही नहीं हैं। इसमें अगर हम पेरेंट्स के रोल की बात करें तो पेरेंट्स का शुरू से मानना है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो वहाँ पे कुछ लर्निंग नहीं होती, बस खेल खिलाया जाता है, प्ले स्कूल टाइप है। तो उससे ज़्यादा 80% ऑलमोस्ट पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट किसी प्ले स्कूल में डाल दिया जाए, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जो एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की वो ये होती हैं कि हमारा बच्चा अगर स्टार्टिंग में जाए आंगनवाड़ी सेंटर में तो उसको मैथ सिखाई जाए और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए। लेकिन आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो वर्नाकुलर लैंग्वेज पे या रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। उस एरिया की जो रीजनल लैंग्वेज होती है उस पर फोकस करते हैं और मैथमेटिक्स से जुड़ा इतना कुछ वहाँ पे नहीं हो पाता। इसके चलते पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में। जबकि अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट प्ले स्कूल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा एकदम से बर्डन आ जाता है बच्चे के ऊपर बहुत कम एज में। वो एक तरीके से गलत भी है एक ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पेरेंट्स वहीं पे रेफ़र ज़्यादा करते हैं, वहीं पे ज़्यादा रेफ़र करते हैं अपने बच्चों को भेजना। तो इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा भी सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की बात करी जा रही है, इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है वर्ल्ड में। हालांकि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए अब हर एक एजुकेशन जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज
कॉलेज में होगी, वो चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, चाहे मेडिकल हो, हर चीज़ हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, हर एक भाषा में होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को भी थोड़ा सोचना होगा कि अपने बच्चों को इतना ज़्यादा बर्डन ना दें प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट प्री स्कूल में जाने के लिए, जिससे उनका बैग उनके वजन से ज़्यादा वजन उनको ले जाना पड़े। हालांकि इसके जगह पे वो अगर आंगनवाड़ी को सपोर्ट करें और आंगनवाड़ियाँ भी सपोर्ट करें पेरेंट्स की जो नीड्स हैं, जो हमारा एक शुरू में एक नारा हुआ करता था प्री स्कूल का, स्कूल चले हम से लेकर स्वच्छ भारत तक अभियान तक, ये सारे आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल से निकल कर आए हैं। तो इनको हम और अगर बढ़ावा दें तो और ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है हमारी कंट्री में, हमारी बच्चे जो हैं उनके मेंटल हेल्थ पर भी काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी और पेरेंट्स दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अगला जो आर्टिकल है वह अकम्मा चेरियान से रिलेटेड है। ये साउथ की फ्रीडम फाइटर थी। बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा या हो सकता है ना भी सुना हो। ये साउथ की फ्रीडम फाइटर थी और इन्होंने कई सारे मास प्रोटेस्ट किए, कई सारी रैलियां करी। इवन महात्मा गांधी ने तो इनको झांसी की रानी बोल दिया था, झांसी की रानी ऑफ त्रावणकोर तक बोला था इनको। इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी इन्होंने 1938 में महात्मा गांधी से इंस्पायर होके, और अपनी जॉब को छोड़ दिया इन्होंने और बाद में लड़ती रहीं भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद दुर्भाग्य है देश का कि या कांग्रेस पार्टी का भी कहें कि इनको शामिल नहीं किया गया पॉलिटिक्स में, इनको टिकट नहीं मिली, तो इन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिया। और उसके बाद ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं कि बोलती हैं कि मैं जब तक देश के आज़ादी के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रही थी, तब तक तो मैं फोर फ्रंट में थी, लेकिन बाद में मुझे साइड लाइन कर दिया गया मेरी ही पार्टी के द्वारा। ये इनकी तस्वीर है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हुए जिनको दबा दिया गया, जिनका नाम अब धीरे धीरे करके उजागर हो रहा है। अगला वेंचो कम्युनिटी से रिलेटेड है। वेंचो कम्युनिटी जो है अरुणाचल प्रदेश की एक कम्युनिटी है जो कि अरुणाचल में पाई जाती है। बेसिकली इनका जो एरिया है वो पतकाई हिल के आसपास पाए जाते हैं लोग। तो ये बस कम्युनिटी न्यूज़ में थी, तो ध्यान रखने लायक है। वेंचो कम्युनिटी कहाँ से है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश से है। कॉटन प्रोक्योरमेंट पे बात करी गई है। कॉटन का जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे डाउन हो गया, उसके चलते कॉटन के जो हैं प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इसका रीज़न, मेन ग्लोबल रीज़न अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था कॉटन का यूएस, उसने अपने प्रोडक्शन को बहुत हद तक डाउन कर दिया है। और दूसरी बात अगर हम इंडिया की बात करें तो पेस्ट और हैवी रेन की वजह से जो कीड़े लग जाते हैं कॉटन में, या फिर जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कर्नाटका और महाराष्ट्र वाले रीजन में, इसकी वजह से भी प्रोडक्शन डाउन हुआ है। और कॉटन प्रोडक्टिविटी इंडिया में लो बनी हुई है, ये भी एक कारण है, क्योंकि 450 केजी से लेके 500 केजी तक जो पर हेक्टेयर कॉटन होता है इंडिया के अंदर, जो कि ग्लोबल एवरेज है 877 केजी पर हेक्टेयर। आप सोचिए हमारे यहाँ 450 से 500 केजी पर हेक्टेयर पैदा हो पाता है कॉटन, जबकि जो ग्लोबल एवरेज है इसका 877 केजी पर हेक्टेयर है। तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक लो है। उसका रीज़न हैवी रेनफॉल भी हो सकता है, पेस्ट भी हो सकते हैं, जो कीटनाशक की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, कीटाणु लग जाते हैं, उसकी वजह से भी नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचता है। एटलीस्ट 80% ऑफ द कॉटन जो है इंडिया का वो बीटी कॉटन होता है। हमारे देश में जो 80% कॉटन है वो बीटी कॉटन होता है। ओवर 1 लाख विलेज, 1 लाख से ज़्यादा गाँव को ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। मतलब बाहर में खुले में जो शौच वाला सीन था वो अब धीरे धीरे घट रहा है। लोग जो स्वच्छ भारत अभियान है इसके तहत लोग धीरे धीरे जो लैट्रिन है उनका इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। जो शौचालय बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसको 2 फेज़ में बनाया गया। पहला जो फेज़ था, फेज़ 1 जो स्वच्छ भारत मिशन का पहला फेज़ था 2014 से 19 तक, 100% ऑफ विलेज वेयर डिक्लेयर्ड एज ODF बाई 2019। इनकी स्कीम थी कि जो 2019 है, 2019 में क्या था, 100 साल पूरे हो रहे थे महात्मा गांधी को इंडिया में आए हुए। उनका सपना था एक स्वच्छ भारत का निर्माण हो। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2019 तक, अक्टूबर 2019 तक गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे। 100% जो है वो विलेज जो है उनको जोड़ दिया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान से। अब जो दूसरा फेज़ है स्वच्छ भारत मिशन का 2020 से 25 तक का, इसका टारगेट है टू गेट ऑल विलेज ODF प्लस स्टेटस। ODF प्लस स्टेटस में क्या, एक
हाई लेवल के सैनिटाइजेशन पे ध्यान दिया गया है। जैसे पहले टॉयलेट बनाए गए, उसके बाद उनको मेंटेन कैसे करना है, उनको हाई लेवल पे कैसे जाना है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया, जो कि ध्यान दिया जाना है 2025 तक। ये दूसरा फेज़ है और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के तहत आता है। तो ये था 23 अगस्त का करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको जानने को मिली हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।